अलग अलग टाइप के बॉडीज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसमें ये स्ट्रेट चार्ज बॉडी थी, ठीक है। उसके बाद रिंग था, ठीक है। रिंग की एक्सिस पर डिस्क के लिए कैलकुलेट किया, ठीक है। और इसके अलावा किसके लिए कैलकुलेट किया था हमने? इसके बाद हम लोग आ गए थे स्फेयर पर, ठीक है। तो स्फेयर के लिए कैलकुलेट किया था, है ना। हॉलो स्फेयर के लिए कैलकुलेट किया था, सॉलिड स्फेयर के लिए कैलकुलेट किया था, और सिलेंडर्स के लिए भी कैलकुलेट किया था, है ना। हॉलो और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ठीक है। सिलेंडर्स के लिए कैलकुलेट किया था क्या हमने? गॉसेस लॉ यूज करके सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, ठीक है। इन बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की। उसी तरह से हम सोचते हैं, अच्छा इसमें तो हमें चार्ज रखना था ना सिर्फ। तो चार्ज तो हम किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो चार्ज बॉडी कुछ इस तरह की, ठीक है। चार्ज बॉडी कुछ इस तरह की हमारी थी, ठीक है। और इसी तरह से ये अगर सिलेंडर है तो इसके सरफेस पर हॉलो सिलेंडर है, और सॉलिड है तो इसकी पूरी बॉडी में। ये सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। अब हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए करंट कैरिंग वायर चाहिए, ठीक है। करंट कैरिंग वायर को यूज करके ही हम प्रैक्टिकली स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली नेचुरल चॉइस तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की, वो वैल्यू आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद इस वायर को हमने बेंड करके, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों के लिए कैलकुलेट, बेंड करके सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। तो सर्कुलर लूप के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट की, लेकिन सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब तुम लोग नेचुरली सोचो, इसके अलावा हम किन किन टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए, क्योंकि इसमें स्फेयर लेंगे तो स्फेयर में करंट को कैसे रन करेंगे। नेचुरली हम और किन किन टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ। जिसमें हम करंट पास कर पाए, कैसी बॉडीज? डिस्क तो मतलब जबरदस्ती तो करंट मतलब ला ही सकते हैं इन सारी बॉडीज में, लेकिन नेचुरल चॉइस क्या होगी हमारी, बताओ। ठीक है, तो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। रिंग के लिए हमने सिर्फ सेंटर पर कैलकुलेट किया है। रिंग की जो अगला नेचुरल चॉइस होना चाहिए हमारा, रिंग के एक्सिस के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है। रिंग की एक्सिस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद उसके बाद तुम सोचोगे स्फेयर के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है करंट रखना। तो अगर करंट होगा तो रखेंगे कैसे, करंट कैसे फ्लो करेगा? आ, तो उसके बाद नेचुरल चॉइस है सिलेंडर के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वायर है ना, ये भी एक सिलेंडर ही है, बस ये थिन सिलेंडर है, ठीक है। तो थिक सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसमें भी करंट पास कर रहा है, तो सिलेंडर्स की वजह से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक बॉडी भूल गया हूँ, कौन सी, बताओ। बहुत पॉपुलर बॉडी यहाँ पर मैंने नहीं ड्रॉ की है, तुम लोगों का ध्यान नहीं है क्या यहाँ पर? इनफाइनाइट शीट की वजह से, गुड, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। उसी का काउंटर पार्ट यहाँ पे तुम इमेजिन कर सकते हो कि हम इनफाइनाइट शीट लेकर के शीट के अंदर भी इस तरह से करंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो इन्हीं टाइप्स की बॉडीज के लिए हमारा टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हें अभी कम बॉडीज ही दिख रही हैं। सिर्फ स्ट्रेट वायर लिया, रिंग लिया, और इसके बाद और कोई बॉडी नहीं है फिर। और बाकी बॉडीज के लिए हम प्रेफर करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। लेकिन
हम बियो-सवार्ट लॉ यूज करके भी इन बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम पहले बियो-सवार्ट लॉ यूज करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एम्पेयर सर्किटल लॉ बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तक की जितनी भी क्लास हुई है उसमें हमने सिर्फ एक लॉ डिस्कस किया है, बियो-सवार्ट लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ जैसा ही है, और सिर्फ इसी बियो-सवार्ट लॉ को यूज करके हम अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉडीज, करंट कैरिंग बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी है करंट कैरिंग, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के किसी भी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास करंट कैरिंग वायर नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ना हमने ऐसे करके, इस पे ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिया था, तो ऐसी बॉडी है हमारे पास, ठीक है। ऐसी ऐसी हमारे पास रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। और इस रिंग के सरकमफेरेंस पे चार्जेस को हम बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चार्ज डेंसिटी इसमें बता दिया गया है, ये रिंग है, क्वेश्चन में बता दिया गया है, इस पे लेट अस से टोटल चार्ज क्यू है और इसकी रेडियस कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हाँ प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, एक्सिस के अलॉन्ग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा गया, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्जेस मूव ही नहीं करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो इसलिए क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इस रिंग को ना क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं रिंग की अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब पूछा गया है कि ये बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, सॉल्व करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके गुड, इतनी जल्दी तुमने कैलकुलेट कर लिया। आई अपॉन 2r पाई, ठीक है ठीक है ठीक है। सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, एक काम करते हैं हम टॉप व्यू ऐसे देखते हैं, और टॉप व्यू देखेंगे तो रिंग कैलकुलेशन के लिए एक काम करते हैं, हम थोड़ा टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो रिंग है ना कुछ इस तरह से है, और ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ऊपर से देखेंगे कि तो थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हो, ऊपर से अगर देखेंगे तो रिंग जो है ना, रिंग कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। और ये रिंग रोटेट कर रही है, टॉप व्यू अगर यूं रोटेट कर रही है ओमेगा से। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये चार्ज। तो एक तरीका है कि एक मिनट,
हाँ तो हम्म, कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे चार्जेस है लेकिन मूविंग चार्जेस है, मूविंग चार्जेस है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो एक तरीका है, बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद हर एलिमेंट की वेलोसिटी पता है हमें, वो ओमेगा आर के इक्वल है। तो बियो सवार्ट लॉ अप्लाई करके हर एक एलिमेंट की वजह से सेंटर पर बियो सवार्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, ऐड किया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रोटेटिंग रिंग है ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है करंट कैरिंग लूप की तरह। ठीक, करंट कैरिंग लूप में क्या होता है कि फिजिकली ये जो लूप है ना वो मूव नहीं करता, इसके अंदर के चार्जेस जो है ना ऐसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं। हमें बॉडी से कोई लेना देना, हमें तो चार्ज से मतलब है। दोनों केसेस में चार्जेस एक ही तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी तरह से हम लूप के रोटेट करने की वजह से इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट कर पाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा करंट कैरिंग कैरिंग लूप की तरह। अगर हम करंट कैलकुलेट कर पाए तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमें ऑलरेडी याद है। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो हमें अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करंट कितना होगा, तो करंट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास करेगा। तो हम सोचेंगे कि सर्कुलेट, मतलब मान लो ये वाला सेक्शन ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमें पता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस टोटल चार्ज क्यों पास करेगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी का मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा। करंट की वैल्यू जैसे ही पता चल गई तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिंपल है। और कई बार ये क्यू की जगह लैम्डा दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी कैलकुलेट कर लेते। इसी में अगला वेरिएशन, इसका अगला वेरिएशन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास इरोडो की बुक रखी हुई है कहीं कोने में, उसको उठाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। हमें इस बार रिंग नहीं दिया गया है, ये कैसी बॉडी तुम्हें लग रही है, इस बार ये रिंग नहीं है, क्या है, स्फेयर है, ठीक है, हॉलो स्फेयर। हाँ, सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं, ये हॉलो स्फेयर है, ठीक है। और हॉलो स्फेयर के हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और ये चार्ज हॉलो स्फेयर है, इसमें करंट नहीं पास कर रहा है, इस पे बिल्कुल यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी से ना इसके सरफेस पर इस तरह से, ठीक है, चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया है। ठीक, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस, और हॉलो स्फेयर है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि अगर हम हॉलो स्फेयर को डायमेट्रिक एक्सिस के अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो चार्जेस मूव करेंगे, हर जगह पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सेंटर पर पूछा गया कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी सिमेट्री की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग बहुत सारे इस तरह के ना, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। हर रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा पिछले एग्जांपल में मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, तो डायरेक्शन तुम राइट हैंड रूल यूज करके बता सकते हो कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगी, ठीक है, यहाँ पर। और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक मिनट, मैं कुछ उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ, अरे अरे
जब हम टॉप व्यू देख रहे थे ना, तो ये असल में ये मुझे डायरेक्शन में मैंने गलती से, ये डायरेक्शन जो है ना ये ऐसी है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ आएगी इस फिगर में, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो। ठीक, और ये मैं ओमेगा इसमें असल में ये इस तरह से ओमेगा ऐसे करके, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, ये ऐसे करके ओमेगा है। ये बोर्ड में ड्रॉ करने में थोड़ा वो कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हॉलो स्फीयर को डिवाइड करेंगे बहुत सारे रिंग्स में, और हर रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसमें से एक रिंग है जिसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, ये वाला बिल्कुल डायमीटर वाला, इसके लिए तो हम बता सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 है। लेकिन इसके अलावा किसी भी रिंग को उठाओगे ना, तो उसके लिए स्फेयर का सेंटर रिंग का सेंटर नहीं होगा। ठीक है, स्फेयर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें रिंग की वजह से रिंग के एक्सिस पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, इसीलिए हमारा अगला टॉपिक है कि रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यू सवाल लॉ आता है, और ब्यू सवाल लॉ अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा डिस्कशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सर्कुलर लूप में ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब ये हाँ, एक बार ये काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ फिगर बहुत ही क्लियर हो, तो हाँ, फिगर बहुत क्लियर हो, कैसे ड्रॉ करें। ये तो तुम लोग थोड़ा इसको समझना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि रिंग हम इस तरह से रख रहे हैं, करंट कैरिंग लूप इस तरह से रख रहे हैं कि बिल्कुल रिंग का जो प्लेन है ना, हमारे इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, रिंग का आधा सेमी सर्कल वो बोर्ड के प्लेन के बाहर है इस तरह से। ठीक है, और रिंग का जो आधा, ठीक है, आधा रिंग का आधा सेमी सर्कल वो बोर्ड के प्लेन के अंदर है इस तरह से। तो इसको तुम्हें बिल्कुल दिमाग में इमेजिन करना है। बोर्ड 3D को हम ड्रॉ कर रहे हैं बोर्ड के प्लेन में, तो वो ड्रॉ करना तो आसान नहीं होगा, लेकिन तुम इसको थोड़ा इमेजिन करो। फिगर लग रहा है कैसी बन गई है, इससे काम नहीं चलेगा है। देखिए एक सेकेंड, ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे बनाते हैं सिर्फ। ये अगर फिगर अच्छी नहीं होगी तो कैसे समझ में आएगा। फिगर तो अच्छी होना इसमें मुश्किल ही लग रहा है वैसे। ये इस तरह से मान लो, ठीक है। ठीक है, अब जैसी भी बन गई इसी से काम चलाते हैं। ये सेंटर है, और ये लेटर से ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, रिंग की जो अपनी एक्सिस है, रिंग की जो अपनी एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस लिख देते हैं। ठीक है, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस वाले किसी जनरल पॉइंट पे, वो पॉइंट मान लो वो पॉइंट कुछ यहाँ पर है। ठीक है, इस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो करंट लेटर से कुछ इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो, करंट कुछ इस तरह से पास कर रहा है।
कि सबसे पहले तो रिंग की जो पिक्चर है ना, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रिंग ऐसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बिल्कुल रखा हुआ है, और रिंग की जो एक्सिस है वो बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, इसका आधा सेमी सर्कल ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है, और इसके इसके पीछे वाला जो ये पार्ट है, ये बोर्ड के प्लेन के पीछे है। ठीक है। क्या क्या चीजें दी गई हैं, हमें बताया गया है कि इसमें करंट आई पास कर रहा है। रिंग की जो रेडियस है, ठीक है, रिंग की जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, लेटर से। ठीक है, और रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, रिंग के रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। आर दिया है, रेडियस दे दी, करंट। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस के किसी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली कैलकुलेट करें, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, और ये बताओ क्या सिमेट्री से तुम बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें क्या लगता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आई थी और उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, सिमेट्री से, सिमेट्री से इस लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, कि तुम गेस कर सकते हो, वो भी एक्सिस के अलोंग ही आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन ना, कोई भी डायरेक्शन रिंग के लिए, इस लूप के लिए अनबायस्ड नहीं है। एक ही डायरेक्शन है जो बिल्कुल इस कंप्लीट रिंग के लिए ना बिल्कुल अनबायस्ड है, और वो है एक्सिस वाली डायरेक्शन। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हर एक एलिमेंट की वजह से ऐड करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक एक करके हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट करना भी क्रूशियल है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की वजह से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो एलिमेंट के लिए हमें डीएल वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, और आर वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो हम एलिमेंट ऐसा लेना चाहते हैं जिसके लिए एलिमेंट को थोड़ा, ठीक है, एलिमेंट की वजह से हम एलिमेंट ऐसा लेना चाहते हैं जिसके लिए इस पोजीशन वेक्टर को बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो वो एलिमेंट जानबूझ करके अभी ना हम इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, वो कुछ इस तरह से है। ठीक, करंट कैरिंग एलिमेंट समझना इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। ठीक, देखते हैं तुम में से कितने लोग करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन को पहचान पाते हैं। करंट कैरिंग एलिमेंट जो है ना, वो कुछ इस तरह का है। ये समझ में आ रहा है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे छोटा सा जो एलिमेंट है इस तरह से, ये हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट है। ये डीएल है। ठीक है, हमें इस तरह के सारे डीएल की वजह से ना पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ऐड करनी है। तो अभी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें डीएल वेक्टर चाहिए और आर वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर क्या होता है, एलिमेंट से पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर तो कुछ ऐसे है। ठीक है, अगर इसके अलावा कहीं पर एलिमेंट लेते ना, तो प्रॉब्लम ये थी कि आर वेक्टर नहीं ड्रॉ कर पाते। ठीक है, ना ही एलिमेंट की डायरेक्शन हम सही से बोर्ड के प्लेन में दिखा पाते, नहीं आर वेक्टर आर की डायरेक्शन हम बोर्ड के प्लेन में अच्छे से दिखा पाते। ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ये वाली जो आर है। तो इसीलिए हम ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, टॉप मोस्ट एलिमेंट, जिसकी वजह से वेक्टर आर को हम बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस एलिमेंट की वजह से हम
मैग्नेटिक फील्ड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से ब्यूल सवाल लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई dl क्रॉस r, ठीक, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली चीज, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, तुम्हें मैं याद दिला देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन न्यू आई थी, और इन सारे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बोला था ये थोड़ा बोर्ड के पीछे ऐसे जाएगी, और इन सब की वजह से अगर एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ड्रॉ कर रहे थे तो वो कुछ इस तरह से कोनिकल शेप में आ रही थी, ठीक है। तो हम बोले थे इनका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा और सिर्फ सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ना वो रेडियल डायरेक्शन में होती थी। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है ना उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक किसी भी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है डीएल क्रॉस आर के अलोंग। तो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन जिस तरह से हमने रिंग को रखा है, डीएल की डायरेक्शन क्या है, डीएल की डायरेक्शन बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है। बिल्कुल केयरफुली देखो, डीएल की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है, उसको ड्रॉ मैंने किया है, लेकिन डीएल जो है ना बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रहा है, ये डीएल है। और आर की डायरेक्शन किधर है, वो तो जैसे ड्रॉ किया वो आर की डायरेक्शन है। तो राइट हैंड रूल से हम डीएल क्रॉस आर अगर करेंगे, डीएल क्रॉस आर राइट हैंड से करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी ना वो बिल्कुल आर के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। राइट हैंड रूल ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फिंगर्स को ना डीएल से ऐसे कर आर की तरफ कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर आएगी, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर होने का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि अगर ये वाला जो एंगल है ना ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। बिल्कुल आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई, आर के अलोंग नहीं आई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं आती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि वो डीएल क्रॉस आर के इक्वल होती है, वो डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एलिमेंट की वजह से बिल्कुल ऐसे आर के परपेंडिकुलर यूं आई, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर ली है। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग इसके आगे एक स्टेप बढ़ करके थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि इसके अलावा बाकी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, गेस कर पा रहे हो, या एक काम करें, यहाँ पर जो एलिमेंट है ना इसकी वजह से गेस करो। नहीं, यहाँ पे एंगल कहाँ से आ गया फरकली, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है। इस वाले एलिमेंट की वजह से क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आर तुम देख सकते हो, आर कुछ ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना बाहर की तरफ होगी लेकिन थोड़ा थोड़ा एंगल पर होगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊँ, वो इधर की तरफ होगी। तो इस तरह से सारे मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुम ड्रॉ करोगे ना तो वो भी कुछ इस तरह से होंगे, कोन ही बनाएंगे, ठीक है। वो सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो इस प्लेन से थीटा एंगल पर हो, ठीक है। थोड़ा इसको तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब तुम विजुलाइज कर पाओगे, एक बार में देख करके नहीं बताओगे। उसी तरह यहाँ वाला जो एलिमेंट है ना, यहाँ सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन जो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, डीएल क्रॉस आर, ठीक, डीएल क्रॉस आर करोगे तो राइट हैंड रूल से ना वो किधर आएगी, इधर की तरफ आएगी, ठीक है, ये आर है, डीएल क्रॉस आर किधर की तरफ, इधर की तरफ आएगी, ठीक है, ठीक है। तो एलिमेंट की एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे हैं ये तो पता चल गया। मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अभी हम थोड़ा फोकस करते हैं सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में।
तो टॉप मोस्ट एलिमेंट की वजह से, एक मिनट, चलो रहने दो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड। डीएल का मैग्नीट्यूड तो डीएल होगा, आर का मैग्नीट्यूड, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोई बता सकता है कि यहाँ पर एंगल कितना है डीएल और आर के बीच में? ये एंगल कितना है पता है? ये वाला, ये बिल्कुल 90 डिग्री है। डीएल कहीं पर भी हो, डीएल और आर के बीच में ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, ये बिल्कुल 3D में है। मैं उसको ऐसे विजुअलाइज नहीं करा सकता डायरेक्टली, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। अगर तुम सही से देख पा रहे हो, देखो डीएल यहाँ पे बाहर की तरफ है और आर बोर्ड के प्लेन में, ठीक है? तो डीएल और आर बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यही नहीं, कहीं पर भी डीएल लोगे तो डीएल और आर एक दूसरे, जैसे यहाँ पर है डीएल आर परपेंडिकुलर है, ठीक है? डीएल और आर के बीच में हर जगह पर एंगल 90 डिग्री। अब ये वाला जो डेरिवेशन है ना, मैं देखता हूँ ऐसा जनरली कि थोड़ा इसको कॉम्प्रिहेंड करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि इसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है। मैं सोचा था कि कुछ ऐसा एनिमेशन कर सकते हैं जिसमें कि तुम लोग बहुत अच्छे से डायरेक्शन को पहचान पाओ, लेकिन क्योंकि तुम सारे स्टूडेंट ज़्यादातर सही मतलब अच्छे हो, तो तुम्हें पहचानने में प्रॉब्लम होगी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा उसमें टाइम वेस्ट क्या करना। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बताओगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? डीएल का मैग्नीट्यूड, आर कैप का साइन ऑफ एंगल बिटवीन अपॉन आर स्क्वायर। तो आर का मतलब है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? ये इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इस तरह के सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करना है। फिर से हम बोलेंगे, हर एक एलिमेंट के ऑपोजिट एक वैसा ही एलिमेंट मिलेगा जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डीएल है, ये आर है। तुम वेरीफाई कर सकते हो, ये डीएल है और ये आर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक है? हर एक एलिमेंट के ऑपोजिट वाला जो एलिमेंट है, ये दोनों, इन दोनों एलिमेंट की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कैंसिल होगा और एक्स कंपोनेंट ऐड होगा। तो सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स के एक्स कंपोनेंट्स ही ऐड होंगे, ठीक है? एक्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब तुम लोग उसको वाई कंपोनेंट बोल देते हो, वाई कंपोनेंट नहीं आएगा, वो वाई जी प्लेन में वो कहीं भी हो सकता है, एक्स के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट वाई जी प्लेन में होगा, इस प्लेन में, ठीक है? तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें पता है कि बाकी कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे, सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही ऐड होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, वो हर एक एलिमेंट के, हर एक एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा। और वो कितना होगा? वो होगा डीबी, एक्स कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट होगा, और ये जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना आएगा बता सकते हो? डीबी साइन थीटा होगा वो, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये कॉस थीटा नहीं होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है? सारे एलिमेंट्स का साइन कंपोनेंट ऐड होगा। तो अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट आई, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? थीटा तो हमने अपने से इस एंगल को माना है, ये एंगल सेम हो गए, लेकिन हमें आर और एक्स दिया गया है, तो इस लार्जर ट्राइंगल से हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वैल्यू आ रही है आर अपॉन, ठीक है, आर अपॉन म्यू नॉट आई डी एल भी था यहाँ पे, हाँ हाँ गुड, आर डी एल, और क्या है, एक मिनट, डी एल को मैं अंदर रखूंगा, म्यू नॉट आई डी, और इधर क्या आ रहा है 4 पाई, इसको चेक करो, सारे टर्म्स को चेक करना तुम्हारा काम है। ये आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डीबी की वैल्यू तो इतनी है देखो,
ऑनेस्टली डीबी की वैल्यू यहाँ तक है। साइन थीटा की वैल्यू हमने लिखी r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड होके ना पावर 3/2 चला गया, ठीक है, r इधर आ गया। तो इसको मैं अगर प्रॉपरली लिखूंगा, इसको वेरीफाई करो तुम लोग कि r यहाँ dl है और ये 3/2 है इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि सारे टर्म्स कांस्टेंट है सिवाय dl के, क्योंकि r अगर एलिमेंट चेंज करेंगे r चेंज करेगा क्या, x चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा। तो r भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो ये सारे टर्म्स बाहर आ जाएंगे और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, इंटीग्रेशन सिर्फ अपीयर होगा dl पर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, एक्सिस के अलॉन्ग होगी, राइट हैंड रूल से चेक करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये ए कहाँ से आ गया, ये आर है, सॉरी, ठीक है। एक्स ये वाली डिस्टेंस है और आर ये वाली डिस्टेंस है। ये इसको कहीं ए लिखा रहता है, कहीं आर लिखा रहता है, तो उसी में रेडियस जो है ना वो, और तो कहीं ए नहीं लिख दिया है ना मैंने, आर है रेडियस। कि ये मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन हो। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन मेरे पास टाइम है क्या? अब तुम लोगों को ये एक्सप्रेशन देख करके जरूर लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन में तो मैं बहुत कहता था कि इसको तो तुम याद रख सकते हो इलेक्ट्रिक से, लेकिन यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे तो याद रखना पॉसिबल, ये तो लग रहा है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसको रखना डिफिकल्ट होगा, बार बार भूलोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड तुम याद रख सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन भी बहुत सिंपल है, ये भी तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, चलो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, पहले इससे पहले कि एक्सप्लोर करूँ तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड वाली तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बोले थे वो तुम्हें याद दिला देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स। ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी कि क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था। तो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि अब थोड़ा इसको रिकॉल कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन याद करने का तरीका मैंने बोला था कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायमेंशनली है ना, वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होना चाहिए, डायमेंशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होना चाहिए। ठीक है, तो रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि रिंग के बारे में हमें चार्ज गिवन है और रेडियस गिवन है, तो वो चार्ज और रेडियस के टर्म्स में होगी और एक्स के टर्म्स में भी होगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस एक्स है, तो के क्यू तो आएगा ऊपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आगे क्या आएगा उसके लिए हम सोचते हैं। उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है, तो न्यूमरेटर में x आएगा ही। ठीक है, क्योंकि जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो न्यूमरेटर में x आएगा। उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में हम बोलते थे ये वाली डिस्टेंस आनी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आना है, तो इसकी जो पावर है 3/, पावर क्या रखनी है जिससे कि डायमेंशन 1/डिस्टेंस स्क्वायर हो जाए, ये सोच करके 3/2 भी तुम लिख सकते हो। ठीक, ऐसा बोला था उस टाइम में। और फिर उसके बाद बोला था कि इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, तो तुम इस ग्राफ को देख करके, मतलब इस फंक्शन को देख करके बता सकते हो कि जैसे जैसे हम, ठीक है, आगे जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना, स्टार्टिंग में 0 है, बाद में 0 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक, और वैसा ही ग्राफ कुछ इधर आता था। ये वाले पॉइंट्स क्या होते थे वो अगर तुम्हें याद नहीं है, तो ये प्लस आर अपॉन अंडर रूट माइनस आर अपॉन अंडर रूट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टोरी थी। और एक बात, इसको जस्टिफाई कैसे करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले इंक्रीज करेगी बाद में डिक्रीज करेगी।
ठीक है, जस्टिफाई कैसे करते थे? हम बोलते थे कि स्टार्टिंग में जो बस ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा ही बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैन कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। जैसे जैसे आगे चलते हैं ना, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ऐड होना स्टार्ट होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना धीरे धीरे सेंटर से जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करते हैं तो इंक्रीज करती है। लेकिन जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो कंपोनेंट्स तो ऐड होते हैं, कंपोनेंट्स तो ऐड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही इतना कम हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बाद में डिक्रीज करने लगती है। यही सारी चीजें तो बताई थी। ठीक है, अब हम बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है और इससे x डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट से इसमें करंट I पास कर रहा है और इसकी रेडियस R है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने अभी तक डायमेंशंस डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह पर अच्छा, पॉइंट चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस कांस्टेंट को अलग रख करके इसके बाद क्या आता है, वेलोसिटी चार्ज आता है, वेलोसिटी आता है, डिस्टेंस स्क्वायर आता है। ठीक है, अब करंट कैरिंग एलिमेंट में क्या होता है कि करंट कैरिंग एलिमेंट में ये करंट बन जाता है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, ये डिस्टेंस, ये जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम का है। तो ये जो टाइम है, ठीक है, तुम्हें याद होगा कि कैसे हम पॉइंट चार्ज को यूज करके करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें dt को एक चार्ज से लेके डिस्टेंस में डाल, वेलोसिटी में डाल देते हैं, तो वो dl बन जाता है। तो ये चार्ज और टाइम है ना, इसको हम I अगर लिख देंगे तो यहाँ पे एक डिस्टेंस बचेगा। ठीक है, और डिस्टेंस अगर यहाँ पे बचेगा तो नीचे डिस्टेंस स्क्वायर है, चार्ज करंट अपॉन डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है ना, कांस्टेंट के अलावा करंट अपॉन डिस्टेंस का आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो इनफाइनाइट इनफाइनाइट चार्ज रॉड था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे, वो कितनी आती थी, के 2k लैम्डा अपॉन आर के इक्वल। तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, के का काम ये करता है, और करंट की जगह लैम्डा की जगह करंट, और यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर भी होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वो करंट अपॉन डिस्टेंस का होगा। ठीक, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के अलावा करंट अपॉन डिस्टेंस का रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें ये सारे पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करने हैं, मैं इसको असल में टाइम हो गया है, मुझे कुछ काम आ गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल। ठीक है सर।